नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आर एस बाबा पर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग एज अकॉर्डिंग टू जूनियर अकाउंटेंट एक सीरीज जो है वो चला चुके हैं, जिसमें आप लोगों को डेली जो है कुछ क्वेश्चंस करवाए जाते हैं। इंडियन इकोनॉमी को हम लोग टॉपिक वाइज कंप्लीट करने वाले हैं। मेरा यह मानना है कि आप लोग मैक्सिमम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोग एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि लेक्चर आप लोगों को कैसे लग रहे हैं। क्या आप लोगों को वाकई में इस चैनल से एक अच्छा कंटेंट मिलता है, कितना हेल्प करता है चैनल आपकी, मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और जो भी विद्यार्थी चैनल के ऊपर नए हैं, एक बार आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शुरू करें, चलिए। तो आज जो है वो हमारा टॉपिक है भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप कैसा है, उसका सेकंड लेक्चर आज है। और पहला जो आपका टॉपिक है प्रॉब्लम एंड फीचर, इसमें हम लोग और बेसिक जो आपकी इकोनॉमी है इसको आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, चलिए। एप्लीकेशन आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, टाइप कीजिएगा आर एस बाबा दीपक सर। जैसे आप लोग डाउनलोड करेंगे, आप लोगों के लिए 999 के अंदर एक कोर्स अवेलेबल है, जिसमें आप लोग पेपर 2 जो है इसको तैयार कर सकते हैं। और ये 6 जो सब्जेक्ट हैं आपके पेपर 2 के, इनको तो आप लोग तैयार कर ही पाएंगे। साथ में एक पीडीएफ जो है वो भी मैंने आप लोगों को यहां पर शेयर कर दी है आरएसआर की। इस पीडीएफ नोट्स को आप लोग प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। जितने भी 6 सब्जेक्ट्स हैं इनके आपको पीडीएफ नोट्स भी अवेलेबल होंगे, आप लोग इजीली प्रिंट आउट भी उनका कर पाएंगे। टेस्ट सीरीज जो है वो आप लोग को पेपर 1 और पेपर 2 की इस कोर्स के साथ में ही दी जाती है, ताकि आप लोग पढ़ें भी और प्रैक्टिस भी करें। देखिए 17 सितंबर की जब डेट निकल जाएगी ना, उसके बाद में आपके हाथ में कुछ भी नहीं रहेगा। चीजों को सोचना बंद कीजिए और वर्क करना शुरू कीजिए, क्योंकि जो जितना सोचेगा वो उतना पीछे रह जाएगा। सीईटी के अंदर आपका जो भी स्कोर रहा हो, अगर 160 के आसपास है या उससे ऊपर है तो वो डरने की बात नहीं है। आप लोग तैयारी करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि जिसके मार्क्स अच्छे हैं वो ऑलरेडी लगा हुआ है। और आप इस असमंजस में है कि होगा कि नहीं होगा, तो आप लोग पीछे छूट जाएंगे और सिलेक्शन वो ले जाएगा। सोचिए इस बात को थोड़ा सा, है ना। चलिए, आप लोग चाहें तो टेस्ट सीरीज को अलग से भी ज्वाइन कर सकते हैं। एक नेक्स्ट पेपर जो है वो संडे को लगने वाला है सुबह 11 बजे। पेपर 1 और पेपर 2 की अलग अलग टेस्ट सीरीज रखी गई है, ताकि आप लोगों को ये लगे कि हाँ पेपर आपने अलग अलग दिया है। क्योंकि एग्जाम में पेपर ऐसा लगेगा, हम चाहते तो मिक्स कर देते, लेकिन मिक्स करने से फायदा नहीं था। एग्जाम की तरह से ही टेस्ट सीरीज जो है लेना अच्छा होता है। फुल डिटेल सॉल्यूशन आप लोग को मिल जाएगा। टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज है, 15 टॉपिक वाइज है और 5 फुल लेंथ टेस्ट हैं। आप लोग हिंदी और इंग्लिश को अच्छे लेवल पर तैयार कर लीजिए, जो कि आपके तमाम एग्जाम में काम में आने वाली है। एडवांस लेवल पर आप लोगों को ये प्रैक्टिस पेपर जो है वो अवेलेबल करवाए जाएंगे, ताकि आप लोग हिंदी और इंग्लिश को, और 99 रुपीज में भाई, ज्यादा महंगा भी नहीं है। 99 रुपीज में आप लोग बहुत अच्छे क्वेश्चन जो है हिंदी इंग्लिश के कर पाएंगे, और ये सारे वसूल हो जाएंगे आपके। जब एग्जाम में पास हो जाएंगे तो ये सारे जो है वसूल हो जाएंगे। राजस्थान ऐसा है कि आप लोग प्रिपेयर कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज है जिसमें आप लोग पेपर 1 पेपर 2 के लिए फुल डिटेल सॉल्यूशन के साथ में आप लोग तैयारी कर सकते हैं। दीपक सर ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, आप लोग इसको ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइन करने के बाद मैंने आरएसआर के जो नोट्स हैं, राजस्थान सर्विस रूल्स के जो नोट्स हैं, उसको मैंने पिन कर दिया है। ठीक है, डाउनलोड कर लीजिए, प्रिंट आउट निकाल लीजिए। डेली क्विज जो है वो आप लोगों के लिए यहां पर कंडक्ट करवाए जाते हैं। दीपक सर ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर डेली क्विज आप लोग को अटेम्प्ट करने हैं, चाहे इंडियन इकोनॉमी हो, आरएसआर हो, करंट अफेयर हो, चाहे ज्योग्राफी हो, सभी के क्विज जो है वो आप लोग को यहां पर मिल जाते हैं। नोट्स भी आपको यहां पे प्रोवाइड करवाए जाते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन के साथ में। और क्वेश्चंस जो है वो वाकई में हम लोग बेसिक क्वेश्चन को भी लेके चल रहे हैं और एडवांस लेवल के क्वेश्चन को भी लेके चल रहे हैं। शुरुआत करें, ओके। चलिए पहले क्वेश्चन के साथ में शुरुआत करते हैं कि प्राथमिक क्षेत्र आखिरकार किससे संबंधित होता है। देखिए इंडियन इकोनॉमी की हम लोग बात करें तो हम लोग 3 सेक्टर्स देखते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर वो होते हैं जिनसे उत्पाद बनाए जाते हैं, मतलब जो प्रोडक्ट्स होते हैं, रॉ मटेरियल हमको जहां जहां से मिलता है उसको हम लोग प्राइमरी सेक्टर में रखते हैं। तो यहां पर प्राइमरी सेक्टर क्या एग्रीकल्चर है, डेयरी और वानिकी है, मछली पकड़ना, खनन करना, ये सभी जो है वो किस में आते हैं, प्राइमरी सेक्टर में आते हैं। जैसे एग्रीकल्चर से जो भी प्रोडक्ट्स आते हैं, चाहे आलू हो, टमाटर हो, है ना, जो भी फूड ग्रेन्स हो, कुछ भी हो, उनको प्रोसेस करके आगे सेकेंडरी सेक्टर के अंदर भेज दिया जाता है, द्वितीयक क्षेत्र में हम लोग भेज देते हैं। डेयरी है, वानिकी है, अब इनसे जो भी प्रोडक्ट मिलेंगे उनको आगे प्रोसेस किया जाएगा। तो ये भी क्या है, प्राइमरी सेक्टर में है। मछली पकड़ना, खनन करना, ये सब प्राइमरी सेक्टर में आते हैं। अगर आज हम लोग इंडियन इकोनॉमी में देखें तो सबसे ज्यादा पार्टिसिपेशन जो है वो बेसिकली सर्विस सेक्टर का है। लेकिन जिस समय भारत आजाद हुआ था तो हमारा जो बेस बना था इंडियन इकोनॉमी का, वो कौन सा था, वो प्राइमरी सेक्टर ही था। कौन सा था, वो प्राइमरी सेक्टर था। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबाव जो है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है
कि रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, आखिरकार इनमें से मैन्युफैक्चरिंग के अंदर कौन सा सेक्टर जो है वो इन्वॉल्व होता है। तो अभी हम लोगों ने देखा कि द्वितीयक क्षेत्र जो है हम लोग सेकेंडरी सेक्टर को रखते हैं किसमें, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, विनिर्माण के अंदर हम लोग सेकेंडरी सेक्टर को जो है, या फिर सेकेंडरी सेक्टर के अंदर हम लोग किसको रखते हैं, मैन्युफैक्चरिंग को रखते हैं। जो भी रॉ मटेरियल हमको प्राइमरी सेक्टर से मिला है उसकी प्रोसेसिंग कहां पर होती है, द्वितीयक क्षेत्र की होती है। इसका कंट्रीब्यूशन इन टर्म्स ऑफ जीडीपी, अगर हम लोग इन टर्म्स ऑफ जीडीपी देखें तो इसका जो है वो सेकंड नंबर पे आता है। सबसे ज्यादा जो है फर्स्ट नंबर पर वो किसका है, टर्शरी सेक्टर का, फिर आता है किसका, सेकेंडरी सेक्टर का, और नंबर 1 पे कौन है, नंबर 3 पर कौन है, वो है प्राथमिक क्षेत्र जीडीपी में योगदान में। जबकि जनसंख्या सबसे ज्यादा जो निर्भर करती है वो प्राथमिक क्षेत्र पर करती है, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट यहीं से होता है। फिर उससे कम जो जनसंख्या डिपेंड करती है वो है किस पर, सेकेंडरी सेक्टर जो है, सेकेंडरी सेक्टर पर, और फिर कौन सा है, टर्शियरी सेक्टर पर, ठीक है। इस तरीके से आप लोग डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हैं। क्वेश्चंस इजी है, बेसिक क्वेश्चंस हैं। लाभ के उद्देश्य से किस क्षेत्र में गतिविधियां निर्देशित नहीं की जाती हैं, ठीक है ना, मतलब लाभ का क्षेत्र मतलब हमेशा प्रॉफिट के बारे में नहीं सोचते हैं। और सरकार जो है वो लोक कल्याणकारी सरकार भारत के अंदर पाई जाती है। जब आप लोग डीपीएसपी को पढ़ते हैं, नीति निर्देशक तत्वों को पढ़ते हैं, और जब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि आखिरकार डीपीएसपी का उद्देश्य क्या है, तो आपका आंसर निकलता है कि लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना। और लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना कौन करेगा, सरकार करेगी। इसीलिए वो कभी भी प्रॉफिट को नहीं देखेगी। इसीलिए हमारे भारत के अंदर जो सरकार होती है उसको हम लोग कहते हैं कि घाटे की सरकार है। कैसी सरकार है, घाटे की सरकार हम लोग कहते हैं। इसीलिए जब भी बजट आता है तो घाटे का बजट जो है वो प्रस्तुत होता है। तो सार्वजनिक क्षेत्र जो है वो बेसिकली क्या है, वो लाभ के उद्देश्य से परे है। जबकि आप लोग देखते हैं कि जो संगठित क्षेत्र होते हैं, जैसे लिमिटेड कोई ऑर्गेनाइजेशंस हैं या निजी क्षेत्र होते हैं, असंगठित क्षेत्र है, वो हमेशा प्रॉफिट के लिए काम करते हैं, लोगों के कल्याण के लिए नहीं करते हैं। जबकि सार्वजनिक क्षेत्र जो है वो लोगों के कल्याण के लिए कार्य करता है। नेक्स्ट देखिए, सेवा क्षेत्र में इनमें से किस तरह की गतिविधियां शामिल है। सर्विस सेक्टर के अंदर कौन कौन सी गतिविधियां शामिल है, क्या कृषि, डेयरी, मछली, ये तो प्राइमरी सेक्टर में है। चीनी, गुड़ और ईंटें बनाना, परिवहन, संचार और बैंकिंग, सेवा क्षेत्र की बात कर रहा है। और सेवा क्षेत्र किसमें आता है, टर्शरी सेक्टर के अंदर आता है। और यहां पर टर्शरी सेक्टर के लिए हमारे पास में थर्ड ऑप्शन ठीक है कि एक तो ट्रांसपोर्ट है, कम्युनिकेशन है और बैंकिंग है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट है, कम्युनिकेशन, बैंकिंग है। मैंने आप लोगों के लिए दोनों तरफ इसलिए रखा है क्योंकि इंडियन इकोनॉमी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप लोग कुछ टर्म्स अगर इंग्लिश में देखेंगे तो बेहतर आप लोगों के लिए होगा। और हिंदी और इंग्लिश मीडियम के दोनों के स्टूडेंट जो है वो यहां पर अवेलेबल है। ओके, तो सी जो है ये हमारा करेक्ट आंसर इसके अंदर हो जाएगा। सेवा क्षेत्र जो है उसके अंदर परिवहन, संचार और बैंकिंग। मतलब देखिए सीधी सीधी बात है कि प्राइमरी सेक्टर के अंदर रॉ मटेरियल मिल रहा है, उसको प्रोसेस किया जा रहा है सेकेंडरी सेक्टर में, और टर्सरी सेक्टर में जो भी प्रोडक्ट हमने बनाया है उसको कस्टमर तक पहुंचाया जा रहा है। जैसे बैंक के अंदर पैसा है तो पैसा किस तक, कस्टमर तक पहुंचेगा, है ना। जितने भी कम्युनिकेशन है, ट्रांसपोर्ट है, ये सब क्या है, किस में आते हैं, सर्विस सेक्टर में। आगे देखिए, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का क्या मकसद होता है, मनोरंजन, मुनाफा कमाना, सामाजिक कल्याण और सुरक्षा, उपरोक्त में से कोई नहीं। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी भी हम लोगों ने देखा कि जो भी पब्लिक सेक्टर होते हैं, सार्वजनिक क्षेत्र होते हैं, उनका उद्देश्य होता है कि लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, लोगों का भला करना, ये मान लीजिए आप। तो आगे देखिए, सार्वजनिक उद्यम का स्वामित्व निम्नलिखित में से किसके पास में होता है। जो भी सरकारी क्षेत्र होते हैं इसका उद्यम किसके पास में होगा, सरकार और निजी हाथों में, केवल सरकार के पास में होता है। सार्वजनिक जो है ना, वो किसके हाथ में होता है, सरकार के हाथ में होता है। देखिए दो उद्योग ऐसे हैं जिसके ऊपर केवल और केवल गवर्नमेंट जो है वही वर्क करती है, वो कभी भी प्राइवेट नहीं होते। उन दोनों का आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर करना कि वो दो क्षेत्र कौन से हैं जिस पर केवल और केवल गवर्नमेंट जो है वो उस पर वर्क करती है, अदर यानी कि निजी क्षेत्र उसमें अलाउ नहीं है। ठीक है, मुझे आप लोग वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा क्रियाकलाप द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ये बेसिक क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। कौन सा आता है, यह वस्तुओं के स्थान पर सेवाएं उत्पन्न करता है, ठीक है। प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण द्वारा बदला जाता है, वस्तुओं को प्राकृतिक संसाधन के दोहन द्वारा उत्पादित किया जाता है। इसके अंतर्गत कृषि, वन और डेयरी आते हैं। देखिए यहां पर अगर आप लोग आइडेंटिफाई कर पाएंगे तो इजीली आप लोग देख पाएंगे कि एग्रीकल्चर, वन, डेयरी ये तो प्राइमरी सेक्टर में आते हैं, है ना। ये द्वितीय क्षेत्र का पूछ रहा है, ये तो किस में आ गए, प्राइमरी सेक्टर में आ गए, ये तो आपका आंसर नहीं होगा। फिर देखिए, वस्तुओं को प्राकृतिक संसाधन के दोहन के द्वारा उत्पादित करना, तो प्राकृतिक संसाधन का जब भी हम लोग दोहन करते हैं
तो उसके द्वारा उत्पादित होता है, तो ये भी किस में आता है, प्राइमरी के अंदर आ जाता है। प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण के द्वारा, अब यहां पे मैन्युफैक्चरिंग जो है वो आ चुका है, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरिंग के लिए पूछ रहा है, और मैन्युफैक्चरिंग किस में आता है, द्वितीयक में आता है, तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जबकि यहां पर वस्तुओं के स्थान पर सेवाएं उत्पन्न करता है, तो ये टर्शरी सेक्टर के अंदर आता है, ठीक है। ये किस में आता है, टर्शरी सेक्टर के अंतर्गत आता है। चलिए, कोई अर्जेंट कॉल था, मैं माफी चाहता हूं। ओके, तो यहां पर क्या है, ये आपका आंसर हो जाएगा, है ना। तो विनिर्माण जो है वो किस में आता है, सेकेंडरी सेक्टर में आता है। ओके, आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक गतिविधियां तृतीयक क्षेत्र में नहीं आती है, टर्शरी सेक्टर के अंदर जो है वो नहीं आती है, ठीक है। टर्शरी सेक्टर में कौन सी नहीं आती है, बैंकिंग जो है वो आती है, मधुमक्खी पालन, अध्यापन, किसी कॉल सेंटर में काम करना, तो इसमें क्या आ जाएगा, मधुमक्खी पालन। मधुमक्खी पालन आपका प्राइमरी सेक्टर में आएगा। बाकी तीन आप लोग इजीली आइडेंटिफाई कर पा रहे होंगे कि तीनों जो है वो किस में आते हैं, टर्शियरी सेक्टर के अंतर्गत आते हैं। ओके, चलिए आगे देखिए, सार्वजनिक क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सार्वजनिक क्षेत्र मतलब जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं, बड़ी कंपनियों के पास सबसे अधिक संपत्ति है, ठीक है। सरकार के पास संपत्ति है, लोगों का एक समूह अधिकांश संपत्ति का मालिक है, एक व्यक्ति के पास अधिकांश संपत्ति है। देखिए इजीली आप लोग फाइंड आउट कर पा रहे हैं कि सार्वजनिक क्षेत्र जो है वो बेसिकली क्या है, सरकार के पास में संपत्ति होती है ना। सरकार के पास में क्या होती है, संपत्ति होती है, और सरकार का उस पर नियंत्रण होता है, रिसोर्सेज का नियंत्रण होता है, और सरकार उसकी मदद से क्या करती है, लोक कल्याण का कार्य करती है। बड़ी कंपनियों के पास में अगर वो होती है तो निजी क्षेत्र वो कहलाएगा, ठीक है। लोगों का एक समूह के हाथ में होगी तो कॉर्पोरेट जो है वो कहलाएंगे। एक व्यक्ति के पास में अधिकांश संपत्ति होगी तो ये तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, वो तो पूरा का पूरा अपने पास में पावर रखेगा। नेक्स्ट देखिए, कृषिगत क्षेत्र के श्रमिक कैसे होते हैं। कृषिगत यानी कृषि के अंदर जो कार्य करते हैं उनके पास में कैसा रोजगार होता है, अल्प रोजगार होता है। क्योंकि आप लोग देखते हैं कि छिपी हुई बेरोजगारी या प्रछन्न बेरोजगारी या मौसमी बेरोजगारी वो आपको एग्रीकल्चर के अंदर ज्यादा दिखाई देती है। इसलिए हम लोग ये कह सकते हैं कि अल्प रोजगार जो है वो कहां पर पाया जाता है, एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवसाय तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, टर्शरी। ये बेसिक क्वेश्चंस आप लोगों को क्लियर कर लेने हैं, ठीक है। टर्शरी सेक्टर, एग्रीकल्चर किस में आएगा, प्राइमरी में। दुग्ध उत्पादन किस में आएगा, प्राइमरी में। संचार किस में आएगा, टर्शरी में। वाणिज्य किस में आएगा, प्राइमरी में। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में जो है छोड़ने नहीं है, ध्यान रखना, ये बेसिक क्वेश्चन है। सार्वजनिक व निजी क्षेत्र को किस आधार पर वर्गीकृत करते हैं। जब भी आपके पब्लिक और प्राइवेट जो क्षेत्र होते हैं, आखिरकार हम लोग इसको किस आधार पर डिवाइड करते हैं, द्वितीयक क्षेत्र के आधार पर, सेवा क्षेत्र के आधार पर, उद्यमों के स्वामित्व के आधार पर, या व्यक्तिगत सेवाओं के आधार पर। तो उद्यमों का जो स्वामित्व है अगर वो पब्लिक के हाथ में है तो हम लोग कहेंगे कि सार्वजनिक क्षेत्र है, और निश्चित किसी व्यक्तियों के हाथ में है तो हम लोग कहेंगे कि वो कैसा है, निजी क्षेत्र है। सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उद्यमों के स्वामित्व के आधार पर हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि उसका मालिकाना हक किसके पास में है। सरकार के पास में है तो सार्वजनिक है, और निजी लोगों के पास में है, प्राइवेट सेक्टर के पास में है, जो कि प्रॉफिट के लिए काम कर रही है, तो हम लोग क्या कहेंगे कि वो क्या है, बेसिकली निजी क्षेत्रक है, ठीक है। आगे देखिए, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक की दृष्टि से तीनों क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। मतलब अगर हम लोग प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी को जब डिवाइड करते हैं तो किस बेसिस पे हम लोग डिवाइड करते हैं, तो हम लोग जब देखेंगे वितरण, परिवर्तन, महाजन या फिर उत्पादन, उत्पादन के आधार पर हम लोग देखते हैं कि अगर मान लीजिए माइनिंग हो रही है, जैसे दुग्ध उत्पादन है, तो हमने उत्पादन के आधार पर ही देखा कि वो प्राइमरी सेक्टर के अंदर आ रहा है,
ठीक है ना। जैसे बिस्किट का पैकेट बन रहा है किसी फैक्ट्री के अंदर, कार्स मैन्युफैक्चर हो रही हैं, तो उत्पादन जब हो रहा है तो उसी के आधार पर हम लोग सीख पा रहे हैं कि वो उसको किस सेक्टर में हम लोग रखें। फिर देखिए उन गतिविधियों को शामिल करता है, यानी कि इनमें से कौन सा सेक्टर उन गतिविधियों को शामिल करता है जिनमें प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण के तरीकों के माध्यम से अन्य रूपों में बदल दिया जाता है, उन्हें हम औद्योगिक गतिविधियों से जोड़ते हैं। तो हम लोग उसको किस में रखते हैं, औद्योगिक गतिविधियों को सेकेंडरी सेक्टर में रखते हैं। समझ गए आप लोग। तो सेकेंडरी सेक्टर जो है वहां पर प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग होती है, और मैन्युफैक्चरिंग होती है तो उसको हम लोग किस में रखेंगे, सेकेंडरी सेक्टर में रखेंगे। क्वेश्चन बड़ा है, एनालिटिकल क्वेश्चन है, ऑलरेडी एग्जाम में आया हुआ है। क्वेश्चन बड़ा लग रहा है आपको, लेकिन जब सॉल्व करेंगे तो बहुत ईजी हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो बहुत ईजी जो है ये क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है ना, बहुत ईजी ये क्वेश्चन हो जाएगा। देखिए कल्पना कीजिए कि कपास की खेती का क्या होगा यदि कंपनियां भारतीय बाजार से नहीं खरीदने का फैसला करती, मतलब कपास को खरीदने का फैसला नहीं करती हैं और अन्य देशों से अपनी जरूरत का कपास आयात करती हैं। भारतीय कपास की खेती कम लाभदायक हो जाएगी और किसान दिवालिया भी हो सकता है अगर वे जल्दी से अन्य फसलों पर स्विच नहीं कर सकते हैं। कपास की कीमतों में गिरावट आखिरकार क्या दिखाता है। भाई देखिए कपास का उत्पादन है ये प्राइमरी सेक्टर है और कंपनी जो है वो सेकेंडरी सेक्टर है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि प्राइमरी सेक्टर जो है वो सेकेंडरी सेक्टर पर निर्भर कर रहा है। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्राथमिक क्षेत्र द्वितीयक क्षेत्र पर क्या कर रहा है, निर्भर कर रहा है। क्वेश्चन थोड़ा सा एनालिटिकल है, ऑलरेडी एग्जाम में आ चुका है। मैं कह रहा हूं कि हम लोग जिन क्वेश्चंस को कर रहे हैं, मैं क्वेश्चन जो है वो बाहर नहीं जाने दूंगा। आप लोगों को जो इंडियन इकोनॉमी क्वेश्चन मिलेंगे वो हमारे सेशन से मिलेंगे, मैं आप लोगों को बताऊंगा आपको एग्जाम होने के बाद, ठीक है। चलिए देखिए, किसान ट्रैक्टर, पंप सेट, बिजली, कीटनाशक और उर्वरक जैसे कई सामान खरीदते हैं। सोचिए अगर उर्वरकों या पंप सेटों के दाम बढ़ जाएं तो क्या होगा, किसान की खेती की लागत बढ़ेगी और उनका मुनाफा कम होगा। यह क्या दिखाता है। तो बेसिकली मान लीजिए, देखिए क्या कह रहा है, ये किसान ट्रैक्टर ये सब जो है वो प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत आते हैं। कई सामान खरीदते हैं, उर्वरकों या पंप सेटों के दाम जो है वो बढ़ जाते हैं, अब वो खरीद नहीं पाएगा। दाम बढ़ क्यों गए हैं, ठीक है, तो क्या होगा, किसान की खेती की लागत बढ़ेगी और उनका मुनाफा कम हो जाएगा। तो बेसिकली प्राइमरी सेक्टर जो है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, सेकेंडरी सेक्टर पर क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है ना। प्राइमरी सेक्टर जो है वो बेसिकली किस पर डिपेंड कर रहा है, द्वितीय क्षेत्र पर निर्भर कर रहा है, क्योंकि ये पंप सेट वगैरह इनकी मैन्युफैक्चरिंग है, बिक नहीं रहा है, तो ये द्वितीय क्षेत्र पर निर्भर है। नेक्स्ट देखिए, फूलों की खेती करने वाला व्यवसाय किसके अंतर्गत आता है। फूलों की खेती कर रहा है तो किस में आ जाएगा, वो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएगा, है ना। वो प्रोडक्शन कर रहा है, प्रोडक्शन मतलब वैसे उद्योग के अंदर नहीं कर रहा है, खेत में किसी चीज को उपजा रहा है, रॉ मटेरियल है, तो वो किस में आ जाएगा, प्राथमिक क्षेत्र में। कॉल सेंटर पर जब जॉब करता है तो वो सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है, असंगठित क्षेत्र में नहीं आता है। एक किसान अपने खेत की सिंचाई कर रहा है, एक ठेकेदार के लिए काम करने वाला एक दिहाड़ी मजदूर, एक अस्पताल, एक डॉक्टर एक मरीज का इलाज कर रहा है, एक हथकरघा बुनकर अपने घर में करगी का जो है वो काम कर रही है। तो बेसिकली सी जो है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। सी जो है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये तो संगठित क्षेत्र है, यहां पर सभी नियम कायदे कानून लगते हैं, है ना। सैलरी जो है मंथली सैलरी आती है, लेकिन दिहाड़ी मजदूर के लिए कोई मंथली सैलरी नहीं है, वो असंगठित क्षेत्र में काम कर रहा है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन संगठित क्षेत्र की विशेषता नहीं है। औपचारिक प्रक्रियाएं, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम का पालन करें, यहां नौकरियां कम वेतन वाली हैं और अक्सर नियमित नहीं होती हैं, लोगों ने काम का आश्वासन दिया है ना। संगठित क्षेत्र की विशेषता नहीं है, मतलब संगठित क्षेत्र की नहीं है तो असंगठित क्षेत्र की होगी। संगठित क्षेत्र की नहीं है तो कैसी होगी, असंगठित क्षेत्र की होंगी। तो बेसिकली नौकरियां जो है वो कम वेतन वाली होती है असंगठित क्षेत्र में, और अक्सर नियमित नहीं होती हैं, दिहाड़ी मजदूर होती है, पर डे के हिसाब से जो है फिक्स रहती है। तो हम लोग किसको करेंगे आंसर, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि प्राथमिक क्षेत्र में शामिल की जाती है। किसानों को ऋण देना, गन्ने से चीनी बनाना, गन्ने की खेती, अनाज के लिए भंडारण की सुविधा प्रदान करना। तो सुविधा जहां पे आ जाएगी ये तो सर्विस सेक्टर में है। गन्ने की खेती करना बेसिकली किस में आता है, गन्ने की खेती करना आपके किस में आ जाता है, सी करेक्ट आंसर होगा, जो कि प्राथमिक क्षेत्र में है ना, ठीक है। आगे देखिए, दो कथन हैं, रोजगार के आंकड़े राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन द्वारा तैयार किए गए आंकड़ों पर आधारित है, जिन्हें अब राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के रूप में जाना जाता है।
दूसरा है स्टेटमेंट तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी जो है वो कहा जाता है। देखिए बेसिकली ये दोनों स्टेटमेंट जो है वो सही तो है, लेकिन व्याख्या हमको ठीक नहीं लग रही है। जब भी हमको ऐसे क्वेश्चन को चेक करना हो तो दोनों सेंटेंस के बीच में एक शब्द को जोड़ दीजिए, क्योंकि फिर जब एक साथ पढ़ेंगे तो आप लोग को पता लग जाएगा कि व्याख्या हो रही है कि नहीं हो रही। पढ़ के देखिए, रोजगार के आंकड़े राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन द्वारा तैयार किए आंकड़ों पर आधारित हैं, जिन्हें अब राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के रूप में जाना जाता है, क्योंकि तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। रिलेट नहीं कर रहे हैं एक दूसरे से, हम लोग ये कहेंगे ई जो है ये करेक्ट आंसर है ना, ई ऑप्शन जो है ये इसके अंदर करेक्ट आंसर है। व्याख्या जो है वो सही नहीं हो रही है इसकी, ठीक है। चलिए ओके, एप्लीकेशन आप लोग डाउनलोड कीजिएगा, टाइप कीजिएगा आरएच बाबा दीपक सर। 999 के अंदर आप लोगों के लिए जूनियर अकाउंटेंट पेपर 2 का पूरा कोर्स अवेलेबल है। साथ में आपको टेस्ट सीरीज जो है वो भी दी जाती है, पीडीएफ नोट जो है वो भी आप लोगों के लिए अवेलेबल होते हैं। आप चाहें तो टेस्ट सीरीज को अलग से भी ले सकते हैं। पेपर 1 पेपर 2 की हिंदी और इंग्लिश को आप लोग एडवांस लेवल पर तैयार कर सकते हैं। आप लोग चाहते हैं कि वाकई में ये 2 सब्जेक्ट जो है आपके अच्छे तैयार हो जाए। राजस्थान एसआई का टेस्ट संडे को लगने वाला है, सुबह 11 बजे फुल डिटेल सॉल्यूशन आप लोग को दिया जाता है। तो टेस्ट सीरीज एक ऐसा जो है इंस्ट्रूमेंट है जिसके माध्यम से आप लोग तैयारी जो है वो बड़ी बेहतरीन कर पाते हैं। आप लोग टेलीग्राम चैनल दीपक सर ऑफिशियल को ज्वाइन कर लीजिए। डेली क्विज यहां पर आप लोग को अटेम्प्ट करने हैं। आरएसआर के पीडीएफ नोट जो है मैंने अवेलेबल करवा दिए हैं, वहां पर आप लोग प्रिंट आउट जो है वो निकालकर पढ़ सकते हैं, ठीक है। सेशन कैसा लगा मुझे आप लोग जरूर बताइएगा। क्या हम लोग इस सेशन को रिकॉर्डेड रखें या फिर कहां पहुंच जाए लाइव के अंदर? तो रिकॉर्डेड के अंदर ठीक है, कोई इधर उधर की बात नहीं होती है ना, और टू द पॉइंट जो है हम लोग बात करते हैं। तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।